मेरा बचपन का सपना था कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊँ, तो वहाँ सबसे मेन चीज़ थी स्विमिंग। आपको स्विमिंग प्रॉपर्ली आनी चाहिए। यही है जिससे मैं वहाँ तक पहुँची उस लेवल पे। और वहाँ पे लड़कियों और लड़कों को इक्वली ट्रेन किया जाता था। ट्रेनिंग के 3rd मंथ में मैंने स्विमिंग सीखा और उसके बाद पास किया इसको। हमारा जोश और हम सेल्फ मोटिवेट और होते जा रहे थे कि आगे हम के और जो भी चीज़ें होंगी उसमें अपना अपना बेस्ट देंगे। नौकरी नहीं है, एक देश सेवा है और सबसे बड़ा जो फर्ज होता है हमारा वो देश सेवा का होता है। मतलब पापा का यही सपना था, मेरे को बताया गया था कि ईशा आएगी तो हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। बहुत दुख हुआ और ये शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हम। मुझे लगता है और वो मैं 100% एंड 200% श्योर हूँ कि वो 25% में सेलेक्ट हो जाएंगी। भारत माता की जय। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हम आज आ पहुंचे हैं दुर्ग जिले के बोरी गारका गांव में। हमारे आने का कारण है हिसा बघेल जी। आपको बताते हुए हमें तीरंदाज की ओर से पहले हिसा बघेल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये पहली ऐसी लड़की हैं छत्तीसगढ़ से जो अग्निवीर स्कीम के तहत नेवी में गई हैं। इनका सिलेक्शन हो गया है और अभी अभी ये अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई हैं। हम लोग चलते हुए बात करें। 6 महीने की ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट किया। आज इनके साथ ही हम इनके भाई भी हैं और इनकी एक और बहन है दीक्षा जी और कोमल जी। ये भी हमारे साथ हैं। हम लोग आज इनसे बात करेंगे क्योंकि बधाइयां सुबह से आने लग गई होंगी। आपका स्वागत हुआ, घर के सामने बड़े से पोस्टर लगा था। सबसे पहले तो कैसा अनुभव हुआ जब आप आए, तो आपको लगा क्या? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरे लिए इतना, मैं सोची नहीं थी कि मेरे लिए इतना अच्छा ये लोग प्रिपरेशन करेंगे। और मुझे बहुत अपने आप पे गर्व है कि मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट की पहली लड़की हूँ और अग्निवीर एसएसआर स्कीम की पहली, हमारा जो पहला बैच है उसमें लड़कियां शामिल हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आपने ये कब से सोच लिया था कि आपको नेवी में जाना? नेवी में जाना है ऐसा ये था पक्का कि अपन को नेवी में ही जाना है, या फिर ऐसा था कि या हम आर्मी में चले जाएं, एयरफोर्स में चले जाएं, ये था? मेरा बचपन का सपना था कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊँ, चाहे वो कोई भी फोर्स हो। तो मैं उसमें बचपन से प्रिपेयर करी थी डिफेंस में जाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली वो नेवी की थी, तो मैंने उसमें अपना सिलेक्ट कितने किया। साल के हैं अभी आप? मेरा अभी एज चल रहा है 90 रनिंग चल रहा है अब मेरा एज। इतने कम उम्र में नेवी में आप चले गए और नेवी एसएसआर में जैसा कि आप बता रहे थे कि लड़कियों को पहले नहीं लिया जाता था भर्ती, लेकिन आप लोग का पहला बैच है जो आप लोग को उसमें लिया गया है। तो उसका कैसा लग रहा है कि आप लोग का ही सही टाइम था जब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे? हाँ, ये जो स्कीम है अग्निवीर जो स्कीम निकाली गई है वो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि जो विलेज की लड़कियां हैं उनको मतलब वहाँ नेशन के लिए जो सिलेक्शन होता है उनको उनको बहुत मतलब वो सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये जो अग्निवीर स्कीम है जो 6 मंथ में निकलती है इनकी वैकेंसियाँ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जिनको डिफेंस फोर्स में इच्छा है, जो जाना चाहती हैं, उनके लिए स्कीम बहुत ही अच्छी है। और जो ये स्कीम है जो 4 साल की है, वो ऐसा नहीं कि इसमें जो 25% में जो आएंगे और जो अच्छी मेहनत करेंगे वो परमानेंट भी हो सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को ये बताइएगा कि आप अपने घर से, हाँ मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे हिसा प्रतिदिन आती थी अपने घर से और अकेले दौड़ के आ जाती थी? जी हाँ, मैं यही मेरा ग्राउंड है जहाँ मैं प्रिपेयर करती थी अपने डिफेंस में जाने के लिए, और यही है जिससे मैं वहाँ तक पहुँची उस लेवल पे। एक बात बताइए, यहाँ से जब कोई बच्ची घर के गई, आप भाई हैं इनके, तो जब शुरुआत में जब ये गई तो कैसा लग रहा था कि नहीं मतलब इतने दिन के लिए पहले भी आप कभी घर से दूर गई थी या पहली बार गई थी? नहीं ना, हाँ एनसीसी के कैंपों में जाती थी, बट उससे आगे कहीं नहीं गई थी मैं। वहां पे जाने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ इन 6 महीनों में? आपका दिनचर्या कैसा था और क्या मेहनत कराते थे और क्या क्या एक्सरसाइज वहां आपको करने पड़ते थे? हमें लगता था कि लड़कियों जो लड़के कर सकते हैं वो हमको अपने पे यकीन था कि हम कर लेंगे सब चीज़। लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा लगा घर घर से दूर रह कैसे पाएंगे, सोचते थे कि हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, घर से फैमिली से कभी दूर गए नहीं थे। और लड़कियाँ जो विलेज की वो जाती भी नहीं है अक्सर, तो ऐसा लगा। लेकिन जब ट्रेनिंग आगे बढ़ता गया, हम लोग देखे माहौल को, दूसरे से कांटेक्ट हुआ कि उनके सोच के बारे में जानना पड़ा, जो अलग अलग स्टेट की लड़कियां थी, तो हमने मतलब हमें यूनिटी बन गई।
तो हम मतलब हाँ, हमने सोच लिया कि हम सब चीज़ कर सकते हैं और वहाँ पे लड़कियों और लड़कों को इक्वली ट्रेन किया जाता था। तो हमने मतलब कर सकते हैं, हमने ये ठान लिया। क्या क्या एक्सरसाइज होते थे, किसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, कितने घंटे जागते थे, कितने देर में खाना खाने का आप लोग को मिलता था? सबसे पहले हमारा मॉर्निंग में पीटी होता था। 4 ओ क्लॉक हम लोग उठते थे, हमको पीटी के लिए ले जाया जाता था। फिर पीटी के बाद हम लोग का ब्रेकफास्ट होता था। फिर हमारी क्लासेस लगती थी। फिर क्लासेस के ज़रिए हमको बताया जाता था कि कैसे किस प्रकार से आपको सर्वाइव करना है, कैसे आप आगे चल के आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ सिखाया जाता था हमको। कितने घंटे की लगभग ये प्रैक्टिस होती थी और छुट्टी कितने देर के लिए मिलता था कि आराम कर लें हम लोग ऐसा? हमको जब हम ब्रेकफास्ट के बाद जो क्लासेस लगती थी वो हमारी 12 तक थी और उसके बाद हम लोग को लंच के लिए भेजा जाता था। फिर उसके बाद फिर मतलब लगातार क्लासेस चलती थी हमारी। फिर हम लोग का वो टी ब्रेक होता था। फिर नाइट तक हमारी क्लासेस चलती ही रहती थी। मतलब सारी जो क्लासेस है हमको हर चीज़ के मतलब बताने में ऐसे पूरी क्लासेस चलती थी रात तक की। अच्छा। जी। एक बात बताइएगा, ये आप लोग को एक्सरसाइज जो एक आध दो आप नाम बताएं जो आपको यहाँ तो नॉर्मली आप मेरे ख्याल से रनिंग करते होंगे, वहाँ जाने के बाद आपने नए एक्सरसाइज किए होंगे और कितना उसमें दिक्कत आ रहा था आपको करने के दौरान? मैं जो एक्सरसाइज यहाँ पे करती थी वहाँ मुझे कुछ हार्ड नहीं लगा। जो मैं यहाँ प्रैक्टिस करती थी मुझे वहाँ भी वैसी मतलब वहाँ भी करवाया जाता था, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई। क्या मुझे क्या कराते थे? वहाँ पे नॉर्मली पीटी करते थे और स्विमिंग कर सबसे मेन चीज़ वहाँ की स्विमिंग थी, क्योंकि नेवी ऐसी चीज़ है जो स्विमिंग बहुत मेन है। आप बीच में जाते हो, समुद्र में जाते हो, तो आपको स्विमिंग तो आनी ही चाहिए। तो वहाँ सबसे मेन चीज़ थी स्विमिंग। आपको स्विमिंग प्रॉपर्ली आनी चाहिए, ये था उनके सबसे स्विमिंग आपको पहले से आती थी? जी नहीं, मुझे पहले से स्विमिंग नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने गाँव के तालाब में कभी गई नहीं थी, तो मैंने वहीं सीखा अपनी स्विमिंग। तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? उसके लिए मैं जब तक कितने दिन में सीख गए? ये ट्रेनिंग तो मेरी 4 मंथ की थी। मैंने ये ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के 3rd मंथ में मैंने स्विमिंग सीखा और उसके बाद पास किया इसको। अच्छा। जी। ये बताइएगा कि वहाँ पे कभी ऐसा लगा कि बीच में अब घर चल देती हूँ, अब बस अब नहीं हो पाएगा, उम, घर की याद आ रही है, भैया की याद आ रही है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जैसे-जैसे ट्रेनिंग का जब आगे बढ़ता जा रहा था, पासिंग और परेड पास आ रहा था, हमारा जोश और हम सेल्फ मोटिवेट और होते जा रहे थे कि आगे हमके और जो भी चीज़ें होंगी उसमें अपना अपना बेस्ट देंगे। वो था अ, हमारा एम। अग्निवीर स्कीम जो थी उसका शुरुआत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और लोग कहने लगे कि ऐसा कैसा फौजी जो 4 साल में रिटायर हो जाए? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जब आप उसी स्कीम के तहत आज आप नेवी एसएसआर में भर्ती हो गई हैं? ये स्कीम जो न्यू जनरेशन है, जो अभी के जो युवा हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। क्योंकि वो जो उनकी एज है, कम उम्र में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाएँगे, ज़्यादा जान पाएँगे। जिनको डिफेंस फोर्स में और इच्छा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और ख़ासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कियाँ जिनकी इच्छा होती है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो ये अग्निवीर जो स्कीम है, वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अगर वो परमानेंट ये 4 साल की नौकरी है, तो अगर वो परमानेंट नहीं भी होते हैं, तो उनको जो बाहर है, तो नेवी के ज़रिए उसके एक्सपीरियंस के ज़रिए उनको नौकरी मिल पाएगी बाहर में। और जो 25% में आएँगे, उनके लिए तो वो परमानेंट नहीं हो जाएँगे, तो उनकी तो सिक्योर ही है लाइफ। तो बहुत ही अच्छी स्कीम ये। नेवी में आप देश की रक्षा करने जा रही हैं, मुश्किलें तो तमाम होंगी, जी। लेकिन जो आप जैसी और भी बेटियां अभी अपने घरों में हैं, जो जिनके मन में ख्वाब है देश की रक्षा करने का, आगे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने का, जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसा कि नेवी में आने के बाद क्या-क्या ऐसी सुविधाएं और फैसिलिटीज मिलती हैं? इसके बारे में आप बताइए जो आपको लगता है कि नहीं इस वजह से भी लोगों को जाना चाहिए। ऐसी फैसिलिटीज और सुविधाएं क्या मिल रही हैं आप मिलने वाली हैं अब आपको? सुविधाएँ जो है वो लड़कियों के लिए जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी अवेलेबल होती हैं। उनकी जो सिक्योरिटी के लिए बहुत मॉडर्न सी होती हैं। मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए हर चीज़ प्रिपेयर रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि लड़कियों को की ज़रूरत के हिसाब से सारा जो उनकी ज़रूरत है, सारा चीज़ अवेलेबल रहता है वहाँ पे। और रही बात लड़कियों की जो अभी जाना डिफेंस में जाएँगी, उनके लिए मैं जो अपकमिंग गर्ल्स हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनको इच्छा डिफेंस में जाने की, तो वो भी कठिन परिश्रम लगन कीजिए और करते रहिए, उनका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। कितने घंटे की प्रैक्टिस हुई आपकी इन 6 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी? उसमें डेली का फिजिकल ट्रेनिंग आपका कितने घंटों का होता था? फिज़िकली ट्रेन तो हमको मॉर्निंग में कराया जाता था, क्योंकि मॉर्निंग का व्यू रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमको मॉर्निंग में पीटी के टाइम 1 से 2 घंटे हमको कराया जाता था और बाकी ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती थी। बाकी उसके बाद क्लासेस चलती थी हमारी। एक सवाल आपकी ट्रेनिंग से हट के जब आप जा रही थी,
जी, ट्रेनिंग करने। उस वक्त हमको जैसा आपके परिवार वालों से पता चला, जी, आपके पिताजी की तबीयत खराब थी, जी, लेकिन जब आप वापस आई जी, तब आपको पता चला कि इस ट्रेनिंग पीरियड के दौर में जी, आपके पिताजी का देहांत हो गया था। जी, कैंसर के पेशेंट थे वो। जी। जब आपके मन में एक तो पहले आप खुशी लेकर के आ रही होंगी कि पहला कैप मैं पहनाऊंगी, और उसके बाद अचानक से जब आपको ये पता चला आपको घर में नहीं मिले आपके फादर, तब आपको क्या दर्द था उस वक्त, और फिर आप कैसे उससे मेकओवर करके आगे बढ़ पाई, और अब आपका क्या लक्ष्य है कि आप अपने पिता का नाम और ज्यादा आगे रोशन करें? मेरा सपना था कि मैं अब घर में आऊँ तो अपनी मम्मी-पापा को अपने यूनिफ़ॉर्म दिखाऊँ, वो भी एक साथ। तो मेरे पापा तो मतलब नहीं रहे तो लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे पापा का जो सपना था मैंने पूरा किया और उनको मतलब उनके रहते पूरा किया। भले मैंने उनको अपना ये रूप दिखा नहीं पाई लेकिन उनका जो सपना था मैंने पूरा किया। मुझे मुझे उस बात की गर्व है और इस घर में आए किससे पता चला आपको कि ऐसा कुछ हो गया? किसने बताया आपको घर में आपके? मुझे मैं जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और मैं जब शिफ्ट करने के लिए जा रही थी तब मैंने मोबाइल से देख लिया था कि ये सब चीज़ हो गया करके। तो मुझसे रहा नहीं गया और मतलब मैं वो हो गई थी अच्छा, इमोशनल। आपको घर आने से पहले ही हाँ, पता चल चुका मतलब था। 10 डेज़ पहले पता था। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी मतलब सीरियस हो गई थी। फिर मेरे जो फ्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं, जो मेरे उन्होंने समझाया कि बेटा नहीं आप बहुत जाबाज़ हो, आप बहुत य इतने दूर तक आए हो, आपको पता होने के बाद भी और अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए आए हो, तो आप बहुत ही टैलेंट हो, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, आप ऐसे नहीं हो सकते करके। फिर मुझे पता चलने के बाद भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि मेरे कारण उनको तकलीफ हुई थी और उनके कारण मुझे तकलीफ हुई थी वो तो मुझे पता था। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि जो आने के बाद मेरे घर में जो खुशी रहती, उनको पता रहता कि मुझे पता है करके तो वो लोग ज़ाहिर नहीं कर पाते। इसलिए मैंने उनको नहीं बताया और मैंने अपने आप को सँभाला। साथ में ईसा के भाई कोमल बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हीसा को हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं, ऐसा आपने खुद भी बताया कि जब तक आप हैं तब तक हीसा को मोटिवेशन की कमी तो हो ही नहीं सकती। जी नहीं। तो ये बताइए कि क्या मोटिवेशन आपने दिया था जब ये ट्रेनिंग को जा रही थी, और जब वो वापस आ गई तो अब नौकरी जब वो अपनी अब ज्वाइन कर, नौकरी बोलना शायद नहीं चाहिए क्योंकि हमारे गांव की बेटी अब जिले की बेटी अब देश की रक्षा करने जा रही है, तो इसे नौकरी ना कह करके ये फर्ज है। तो आप बताइए कि अब क्या मोटिवेशन देंगे, और कैसा लगा जब आपने सुना कि नेवी एसएसआर में भर्ती हो गया आपकी बहन का? अ, जी, इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई है और ये एक नौकरी नहीं है, एक देश सेवा है और सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ होता है हमारा वो देश सेवा का होता है। देश प्रेमी हमारा सब कुछ होता है। लोग भूल जाते हैं अक्सर ये लेकिन हमारे ज़हन में वो चीज़ें रहती है। तो कहीं न कहीं इसको हमेशा एक जो जिनका इच्छा रहता है भारतीय सेना में अपना योगदान देने का, उनकी सेवा करने का, तो एक अलग-सा जुनून जज़्बा होता है। आप किसी भी पद में रह लीजिए लेकिन एक फ़ौजी है, वो हमेशा हर मतलब जो आपका डेज़िग्नेशन होता है उनसे अव्वल दर्जे का एक माना जाता है। और जैसे कि मेरे घर में जैसे कि स्थिति थी, हमारे मतलब फ़ादर जो थे एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने ये सब चीज़ को देखा और मैं हैंडल आउट किया। मैं खुद भी एक टाइम पे मैं सोचने लग गया था कि मैं हीशा को बताऊँ या नहीं बताऊँ करके। तो मैंने काफ़ी टीचर्स लोग से, मैंने घर वालों से, फैमिली वालों से सबसे सलाह-मशवरा किया, तो उसके बाद मैंने सब बोले कि नहीं उनको मत बताइए, उनके ट्रेनिंग पीरियड में उनको तकलीफ़ होगी, उनको प्रॉब्लम होगा, तो शायद वो ऐसा रो के छोड़ के ना आ जाए ऐसा कुछ। लेकिन मेरे को पता था ईशा जाबाज़ है, वो इस तरीके से कदम नहीं उठाएगी, वो वहाँ पे लड़ लेगी। लेकिन उसके आने की खुशी जो पापा का सपना था कि पापा आएँगे तो मतलब पापा का यही सपना था, मेरे को बताया गया था कि ईशा आएगी तो हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो पापा पापा का जो सपना था कि उनके स्वागत के लिए जब हम लोग सारे गाँव को इनवाइट करेंगे और सबको बुलाएँगे ऐसा करके, तो कहीं न कहीं वो सपना था, तो मैंने उनको देख लिया था और पापा नहीं रहे तो बहुत दुःख हुआ और ये शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हम। परिवार का जो पापा का छूट जाने का दुःख है, सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे छोड़ के चले गए। तो उसके बाद मैंने ये सपना पूरा किया कि उसका भव्य स्वागत करेंगे हम लोग। अब क्या कहेंगे इनको? मैं कहूँगा कि हीशा मुझे लगता है और वो मैं 100% एंड 200% श्योर हूँ कि वो 25% में सेलेक्ट हो जाएँगी और उसके अंदर जो जज़्बा है नेवी के लिए वो हमेशा ऊपर का रहेगा। और परमानेंट हो जाएंगे? जी, जी, बिल्कुल मेरा बहुत सारा ब्लेसिंग है और उसका टैलेंट जो है वो काफ़ी लोग जानते हैं, देखे भी हैं। तो कहीं न कहीं मेरी भगवान से ही प्रार्थना रहेगी कि वो परमानेंट हो जाए और हमारे फैमिली को जो हमारा आर्थिक संकट है, वो उसको मदद मिले और एक अच्छा माहौल बने हमारे घर। ये बताइएगा हिस्सा कि आप वहाँ जब प्रैक्टिस करते थे फिजिकल ट्रेनिंग,
तो कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में नाम बताते और डिटेल बताते हमारे दर्शकों को कि क्या क्या करना पड़ता है वहाँ जाने के बाद। एक्सरसाइज तो बहुत सी थी, जिनमें वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो पीटीआई सर वो लोग बताते थे वही था। फिर भी मतलब जैसे मान लीजिए रनिंग कितना कराते थे, अच्छा, कितने रनिंग रनिंग जी, स्क्रॉलिंग वगैरह जो कराते थे उसके बारे में। रनिंग तो हमको 1.6 ही कराते थे डेली का, और सिटअप कराते थे, पुशअप्स कराते थे, और और बस यही, ज़्यादातर मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सर पीटीआई सर। गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट मिला आपको? लगता है कि क्या गवर्नमेंट ने पूरा आपका सहयोग किया जहां तक आप पहुंची हैं? और परिवार के अलावा अगर किसी और को आप मानती हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है या यहाँ तक पहुंचने में हाथ है, तो आप किसे मानती हैं? जो मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है मेरी हेल्प करने में, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया, जी, इस पे क्या कहेंगे? जो नरेंद्र मोदी जी का ये जो स्कीम था, वो मेरे लिए तो, बाकी लोग तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है, और उनकी जो स्कीम के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उनको मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ठीक है, तीरंदाज की ओर से आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं नेवी एसएसआर में भर्ती होने के लिए। जी, धन्यवाद। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारे दर्शक ने, अब तक हम लोग घूम रहे थे तो ये ग्राउंड तो देख ही लिया होगा जिसमें आप आकर के प्रैक्टिस करती थी। आपने बताया कि गांव में सभी लड़के आते थे, आप अकेली लड़की थी जी, जो आती थी और इस ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करती थी। जी। मैं चाहूंगा एक बार आप कुछ एक्सरसाइज जो आप यहाँ ट्रेनिंग में जाने से पहले करती थी, हमारे दर्शकों को यहाँ पे करके। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock आती थी ग्राउंड पे, और 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी, और 5 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, और यहाँ पे जैसे पुशअप्स है, और 1.6 किलोमीटर रनिंग करती थी, उसके बाद नॉर्मल और रनिंग करती थी, स्प्रिंट मारती थी, और ऐसी सब एक्टिविटी करती थी जिनके जो वो मुझे प्रिपेयर करते थे। पढ़ाई वगैरह के लिए और पढ़ाई, उसके साथ में पढ़ाई भी करती थी, अपना रूटीन बनाई थी कि किस टाइप, कौन से टाइम, मतलब अपने कॉलेज सिलेबस से हट के मुझे अपने जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करती थी, अलग से टाइम निकाल के मैनेज करके। साइकिलिंग में रोज 5 किलोमीटर से आना जाना करती थी, ताकि मैं फिजिकली फिट रहूं। और लोगों को क्या बताएंगे जो इस देश सेवा में जाना चाहते हैं, उनको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस उम्र से उनको शुरू कर देना चाहिए? जो डिफेंस फोर्स में जाना चाहते हैं, जिनकी एज 90 और 90 से कम भी हैं, वो प्रिपेयर करते रहिए अगर आपको डिफेंस में जाना है तो। और वर्कआउट तो ज़रूरी है, क्योंकि वो आप जाना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग में 1-2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ साथ आप पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए। हमारे साथ हिसा बघेल की माता जी सती बघेल हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे ही पूछेंगे कि जब आपकी बेटी देश का नाम रोशन करने जा रही है, इनकी भर्ती नेवी एसएसआर में हो गई, जब आपको पहली बार ये खबर मिली तो आपका क्या रिएक्शन था? हम लोग तो बहुत खुश हुए थे उस समय। खुशी का माहौल तो मतलब खुशी में इतना हम लोग ये हो गए थे कि बता नहीं सकते। खुश भी थे हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी भी थे, लेकिन दुख भी थे। पापा का तबीयत बहुत ख़राब था उस समय, दोनों मतलब उसको करना पड़ा हम लोगों को बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग ना खुशी के मारे बता नहीं सकते थे कि हम लोग क्या मतलब ये हो रहा है ऐसे करके, और पापा भी इतना सीरियस था कि बहुत ज़्यादा था। इनके फादर के बारे में हमने सुना कि जब ये ट्रेनिंग को जा रही थी उस समय उनकी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन ट्रेनिंग के बीच में हिसा को इस बारे में जानकारी ना देना कि उनकी डेथ हो गई। और ये आप लोग के लिए कितना मुश्किल था कि आप एक बेटी को नहीं बता पा रहे थे कि उनके पिता अब नहीं रहे? बहुत ज़्यादा मुश्किल था हम लोगों को ना। जब हिसा का फ़ोन आता था तो हम लोग घबरा जाते थे कि हम लोग पापा को पूछेंगे तो कैसे बताएंगे करके। जब भी पूछती थी मम्मी पापा कहाँ हैं, तो हम लोग बहाना करते थे कि पापा दवाई खा कर सोए, बेटा अभी आराम कर रहे हैं। अगर नहाने के समय करती थी तो नहा रहे, अभी नहा रहे पापा।
और खाना सोने के समय करते थे तो सो गए पापा, ऐसे ऐसे करके हम लोग बहाना कर रहे थे। और कभी कभी वीडियो कॉल करते थे तो मैं कैमरा के सामने नहीं आती थी कि मम्मी कैसे मतलब दिख रही है ऐसे करके। तो बड़े लड़की को बोलती थी कि बेटा जाओ कैमरा मतलब वीडियो कॉल कर रहे हैं तो तुम देखो, तुम बात करो उससे ऐसे ऐसे करके। और हम लोग बहाना करते थे कि मतलब पापा सोए हैं, पापा दवाई खाकर सोए हैं, ऐसा करके बहाना बना कर। जब आपको खबर मिली कि इनका सिलेक्शन हो गया, अब ये नेवी में जाने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं मन में वो खुशी और वो दुख दोनों होगा। डर था कि अब कैसे उस चीज़ को बताएंगे, सबसे बड़ा डर इस बात का कि इतने दिनों तक हमने छिपाया, अब उस बात को कैसे बताएं। जब ईसा का फोन आता था ना तो मेरा बीपी बढ़ जाता था। मैं तो बात करने का मेरा हिम्मत ही नहीं होता था। तो मेरी बड़ी लड़की है तो फिर लड़के तो बोलते थे देख बेटा तू बात कर, संभाल, ऐसा करके चाची चाचा कभी करके आते तो वो बात करते थे। तो मम्मी पापा कहाँ है तो मम्मी पापा के पास है, पापा का मतलब दवाई खिला रहा है, ऐसे सब कुछ बहाना करके बात को टाल देते थे। लेकिन हम लोग बताया नहीं उन लोग को। और हम लोग का डिसीजन ये भी था कि हम लोग को इस दौरान पापा का डेथ हो उस दौरान उनको बताते हुए उस समय उनका ट्रेनिंग चल रहा था। तो उनका माइंड पापा का बहुत प्रिय थी, है ना, छोटी बेटी लाडली बेटी थी। तो पापा के बारे में बताते तो ट्रेनिंग में डिस्टर्ब हो जाती करके हम लोग ना उनको नहीं बताए पापा के बारे में। अब जब ये देश सेवा में जा रही हैं नेवी में उतनी दूर, और छुट्टियां भी बता रही हैं साल में केवल 30 डेज 30 दिनों की ही मिलती है, तो अब क्या ब्लेसिंग देंगी कि कितने दिनों की छुट्टी है इनकी अभी? अभी 10 दिन की शायद तक। 10 दिन की है। तो अब 10 दिन के बाद ये वापस से अपने अब ड्यूटी पे जा रही हैं, देश की रक्षा करने जा रही हैं। अब आप क्या संदेश देंगे इनको जब ये जा रही हैं अब वापस? मेरी बेटी देश की सेवा के लिए नियुक्ति हुई है। पापा का भी सपना पूरा हो गया कि मेरी बेटी लग गई है, वो उसके जीते जी वो उसका सपना था पूरा करी है। मेरी बेटी मेहनत करके बहुत कठिन परिश्रम की है मेरी बेटी। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी देश की सेवा की लायक बनी है करके। बहुत खुश हूँ मैं और बहुत गर्व हूँ कि पापा भी बहुत खुश है। और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ मेरी बेटी देश की सेवा में जी जान लगाकर देश की सेवा करे। भारत माता की जय। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।